हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सुबह 8 बजे ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। उफ, सुबह सुबह एक किसका फोन आ गया। मन ही मन सोच रही थी कि सुबह के 5 मिनट भी कितने कीमती होते हैं। अब ये फोन कॉल लूंगी तो 8:10 वाली बस निकल जाएगी। फिर दूसरी बस आने तक शायद ऑफिस पहुंचने में देर हो जाए। ऑफिस में देर से पहुंचूंगी तो मेरा तुनक मिजाज बॉस अपने चश्मे को नाक पर टिकाता हुआ मुझे घूरेगा और फिर कहेगा, मिसेस सविता, आप फिर आज 15 मिनट लेट हैं। ऐसे रोज रोज कैसे चलेगा। पर इस फोन वाले को इतनी बातें कैसे मालूम होंगी। यही सब सोचती हुई आगे बढ़ी और झुंझुलाहट में फोन का रिसीवर कान में लगाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं सिटी अस्पताल से बोल रहा हूँ। क्या आप मिसेस सविता हैं? जी हाँ, मैं सविता बोल रही हूँ। अस्पताल से मेरे लिए फोन क्यों आया? इस सोच ने मुझे घबराहट में डाल दिया। पर आपने मुझे फोन क्यों किया? मैंने पूछा। जी, आप किसी नीलम को जानती हैं? वे इस वक्त हमारे अस्पताल में बेहोश पड़ी हैं। उनके पर्स से ही हमें आपका पता और फोन नंबर मिला है, इसलिए आपको हमने फोन किया है। जी हाँ, मैं नीलम को जानती हूँ। वे मेरी छोटी बुआ है। पर उन्हें हुआ क्या है? वे आपके अस्पताल में कैसे आई? सब ठीक तो है ना? मैंने ढेर सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। उधर से उसने थोड़ा अधीर होते हुए कहा, मैम आप यहाँ आ जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे फोन पर इतनी बातें एक साथ नहीं पूछनी चाहिए थी। अपनी गलती का एहसास कर मैंने तुरंत उनसे अस्पताल का वार्ड नंबर और बेड नंबर पूछा और एक ऑटो रिक्शा कर अस्पताल की ओर चल पड़ी। ऑफिस में बॉस को फोन कर बता दिया कि मुझे अचानक अस्पताल जाना पड़ रहा है, इसलिए आज मैं 1 घंटे बाद ऑफिस आऊंगी। मैं जानती हूँ कि 1 घंटे बाद ऑफिस जाने पर बॉस की क्या प्रतिक्रिया होगी, पर क्या करती। अस्पताल से खबर मिलने के बाद बुआ को देखे बिना काम पर जाना भी ठीक नहीं। अगर चली भी जाती तो काम में मन कहाँ लगता। अस्पताल जाते वक्त बार बार भगवान से ही प्रार्थना कर रही थी कि काश वो कोई और स्त्री हो, मेरी छुटकी बुआ ना हो। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि नीलम नाम की कोई और भी तो हो सकती है जो शायद मुझे जानती हो और उसके पास भी मेरा नंबर हो। अस्पताल पहुंची तो मेरी सारी शंकाएं निर्मूल सिद्ध हुई। वास्तव में ओह मेरी छुटकी बुआ ही थी। बेड पर बेहोश पड़ी थी, माथे पर चोट थी और डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी। चेहरा एकदम पीला दिख रहा था, बहुत ही कमजोर नजर आ रही थी, मानो शरीर में खून ही ना हो। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही ना था। शायद यही उनकी बेहोशी की वजह भी थी। रिसेप्शन पर उस फोन करने वाले से मिली तो उन्होंने बताया कि किसी सज्जन को ये रास्ते पर बेहोश पड़ी मिली थी। वे इन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर अपना फोन नंबर और नाम उनके पास लिखवाकर अपने ऑफिस चले गए। सबसे पहले मैंने उस अनजान सज्जन का मन ही मन धन्यवाद किया जो बुआ को अस्पताल लेकर आए थे। बाद में थोड़ी फुर्सत मिलने पर उन्हें फोन कर उनका शुक्रिया अदा करूंगी। ऐसा सोचकर मैं डॉक्टर निशांत, जो बुआ को देख रहे थे, को मिलने के लिए उनके चेंबर में गई। डॉक्टर से पता चलने पर कि इनके माथे पर गहरी चोट लगी है, खून की भी कमी है, इसलिए इन्हें होश में आने में शायद 3-4 घंटे लग जाए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऑफिस चली जाऊं और बॉस को सारी बात बताकर हाफ डे लेकर फिर आ जाऊंगी और तब तक शायद बुआ को होश आ जाए। डॉक्टर निशांत को अपनी मजबूरी बताकर और बुआ के लिए एक अटेंडेंट का इंतजाम कर मैं जल्द ही आने की बात कहकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। ऑफिस पहुंची तो 10 बज रहे थे। मेरा ऑफिस टाइम 9 बजे शुरू होता है। डरते डरते बॉस के केबिन की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही पैर ठिठक गए। बॉस अंदर किसी के साथ बड़े गुस्से से बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे से थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई।
पता नहीं अंदर कौन था, क्योंकि सिर्फ बॉस की आवाज आ रही थी। सामने खड़ा व्यक्ति शायद सिर झुकाए चुपचाप उनकी डांट सुन रहा था। 5 मिनट बाद बॉस की आवाज शांत हुई। थोड़ी देर बाद कोई कमरे से निकला। अरे ये तो अपने ऑफिस में काम करने वाले रामू काका का बेटा है। मैंने उसे पहचान लिया था। बुलाने पर वह मेरे पास आया और बताया, आज सुबह से पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है, वे काम पर नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे अपने बदले काम पर भेज दिया ताकि ऑफिस का काम ना रुके। पर बॉस को पिताजी का ना आना और मुझे काम पर भेजने का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मुझे तो इसमें कोई खराबी नजर नहीं आई, पर बॉस तो बॉस हैं, उन्हें रामू काका का खुद निर्णय लेना रास नहीं आया। खैर उस दिन तो उन्होंने उसे काम करने को कह दिया, पर आइंदा ऐसा करने पर काम से निकाल देने की धमकी दी। अब इस तरह के माहौल के बाद मुझे बॉस के पास जाने से डर लगने लगा। पता नहीं वे क्या कह बैठे। मैं आई कमिन सर कहते हुए मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अंदर आने की इजाजत दी। शायद ये तूफान के पहले की शांति थी। मैंने उन्हें सुबह की सारी घटना बताई, फिर थोड़ी देर चुप खड़ी रही। सोच रही थी कि अब इनसे हाफ डे की बात करूंगी तो बम की तरह फट पड़ेंगे। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, कैसे बोलूं, तभी उनके मुंह से यह सुनकर, मिसेस सविता आप यहाँ क्यों आई? आपको इस वक्त अस्पताल में अपनी आंटी के पास रहना चाहिए था। आप मुझे फोन करके भी बता सकती थी। अभी आप उनके पास चली जाइए, और अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं सर, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अपना थोड़ा काम निपटा कर चली जाऊंगी। वैसे भी अभी वे होश में नहीं हैं, और मैं उनके पास एक अटेंडेंट को रख कर आई हूँ। जैसे ही उन्हें होश आएगा वो मुझे तुरंत सूचित कर देगी। जैसा आप ठीक समझे मिसेज सविता, उन्होंने बड़े ही सधे स्वर में कहा। मेरे लिए आज उनका व्यवहार बड़ा अप्रत्याशित था। मैं अपने टेबल पर गई और सोचा लंच आवर तक काम निपटा कर चली जाऊंगी, पर काम में मन ही नहीं लग रहा था। रह रहकर छोटकी बुआ की बातें याद आ रही थी। पिछले महीने ही तो मैं उनसे मिली थी। बड़े फूफा जी की 13वीं पर आई थी वे, मेरी प्यारी बुआ, जो मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी, जिन्हें दादाजी छुटकी कहते थे और मैं प्यार से छुटकी बुआ कहती थी। इतनी दुबली कैसी हो गई? हमेशा हंसते रहने वाली मेरी बुआ अचानक से इतनी शांत और उदास सी क्यों है? ये सारे सवाल मेरे मन में कौंध रहे थे। शायद फूफा जी की 13वीं का माहौल है इसलिए, पर नहीं, बात कुछ और है। मेरा मन बार बार कह रहा था कि अवश्य ही बुआ किसी बड़े दुख के दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि छोटे छोटे दुखों में तो मैंने बुआ को हमेशा ही हंसते हुए पाया है। मुझे याद है वो दिन जब बुआ ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वे आगे पढ़ना चाहती थी, पर बाबूजी यानी मेरे दादाजी उनकी शादी करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे। बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे और पढ़ना है। बुआ ने अपने बाबूजी से बड़े आग्रह पूर्वक कहा था, छुटकी, बहुत हो गई पढ़ाई, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर विदा कर दूं तो मेरा बोझ हल्का हो जाए। तो क्या बाबूजी, ये मेरा घर नहीं है? नहीं पगली, ये भी तेरा ही घर है, पर लड़कियों का असली घर उनका ससुराल ही होता है। अब और पढ़ने की इच्छा हो तो अपने घर में जाकर पढ़ लेना। बाबूजी के इन शब्दों के आगे बुआ निरुत्तर हो गई और कहीं न कहीं अपने घर के सपने देखने लगी। हर कुंवारी लड़की की तरह बुआ का भी सपना था कि उनका एक बहुत सुंदर सा अपना घर हो, प्यार करने वाला पति, सास ससुर, देवर ननद, सबसे भरा पूरा परिवार हो। बुआ ने कभी अपने घर में अकेले रहने के सपने नहीं सजोए थे। भरे पूरे परिवार में रहने वाली बुआ को ससुराल भी वैसी ही मिली जैसा वह चाहती थी। बुआ के रिश्ते के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ी थी। एक तरह से कहे तो रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया था। मेरे छोटे फूफा जी, जो कानपुर में एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर कार्यरत थे,
पहली बार अपने एक मित्र जो मेरे चचेरे भाई हैं के साथ आए थे। मेरे भैया भी कानपुर एयरफोर्स में विंग कमांडर थे। उन्हें किसी काम से लखनऊ आना पड़ा था। उन्हीं के साथ मेरे फूफा जी यानी रमेश जी भी आए हुए थे। हालांकि उस वक्त उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, पर बाद में यूं ही बातों में बुआ की शादी की बात चल निकली और उन्हें हमारी बुआ पसंद आ गई। बाद में उनके परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी देकर मात्र 2 महीनों के अंदर ही विवाह की तारीख भी निकलवा दी। बुआ की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे और बुआ के बीच उम्र का बहुत कम फासला होने के कारण हम दोनों सहेलियों की तरह रहती थी और एक दूसरे के साथ हम अपनी व्यक्तिगत बातें कर लिया करती थी। बुआ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अक्सर फोन पर उनसे बातें होती थी। अपने नए घर के बारे में भी बुआ ने ही मुझे बताया था। जब शादी के बाद पहली बार मैं अपनी ससुराल आई तो सास ने मेरी आरती उतारी। फिर मैंने हिंदू रीति के अनुसार घर में अपना पहला कदम रखा। अपने घर की जो सुखद अनुभूति होती है मैंने बिल्कुल वैसा ही महसूस किया था। सास ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया। एकदम अंदर वाला कमरा, वो भी सीलन से भरा और दुर्गंध भी आ रही थी। सीलन के कारण जगह जगह से कमरे का प्लास्टर भी उखड़ा हुआ था। कमरा देखते ही मेरा मन एकदम से बुझ गया, पर नई नवेली होने के कारण ये सोचकर मैं चुप रही कि शायद प्राइवेसी के लिए मुझे एक कमरा दिया गया है। कमरे में ना खिड़की थी ना कोई रोशनदान, इसलिए धूप आने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़ी पुरानी हो जाऊंगी तो अम्मा जी से कहकर आगे वाला कमरा हमें देने के लिए कहूंगी। मेरे पति देव अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने अपनी सास से पूछा, अम्मा जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना पलंग बीच वाले कमरे में बिछा लूं। मेरी आशा के विपरीत अम्मा जी तुनक कर बोली, ये मेरा घर है, यह वही होगा जो मैं चाहूंगी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर जोर से हथौड़ा मारा हो। मेरा घर? फिर मेरा घर कौन सा है? बाबूजी ने मुझे अपने घर से विदा कर मुझे मेरे घर भेजा था, पर ये तो सास का घर है, फिर मेरा घर कहाँ है? रात को जब मेरे पति घर आए मैं उन्हें कुछ बताती, उससे पहले ही मेरी सास ने उन्हें नमक मिर्च लगाकर घर पर कब्जा करने वाली मनोवृत्ति के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, अभी तो मैं जिंदा हूँ, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, क्योंकि ये मेरा घर है। फिर कई दिनों तक इस बारे में मेरी बुआ से कोई बात नहीं हुई। धीरे धीरे वे अपनी गृहस्थी में रम गई। एक दिन मेरे बहुत आग्रह करने पर वे हमारे यहाँ आई। बाबूजी से मिले भी काफी दिन हो गए थे। तब उनकी बातों से अंदाजा हो गया कि अब उन्होंने अपने घर का सपना देखना छोड़ दिया था। फूफा जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब उन्हें एयरफोर्स का क्वार्टर मिलेगा तो वे अपने घर का सपना पूरा कर लें। बुआ ने अपने मन को मार लिया था। बुआ अब 2 बेटों की मां बन चुकी थी। इसी बीच मेरी भी शादी दिल्ली में तय हो गई। बुआ मेरी शादी में सिर्फ 2 दिनों के लिए ही आ पाई थी, क्योंकि उनकी सास की तबीयत ठीक नहीं थी। शादी के बाद भी बुआ से कभी कभी बात हो जाती थी। बाद में उनकी सास के देहांत के बारे में पता चला। सबसे बड़ा झटका तो मुझे तब लगा जब बुआ ने बताया कि कैसे उनके देवर ने बड़ी चालाकी से मां की बीमारी के वक्त उनसे घर के कागजातों पर हस्ताक्षर लेकर घर अपने नाम करवा लिया था। सुनकर बड़ा दुख हुआ था। बच्चे बड़े हो रहे थे। बुआ ने उसी छोटे से कमरे में 2 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से काफी वक्त काटा। देवर की शादी अभी नहीं हुई थी। शादी होते ही शायद वो उन्हें घर से निकाल दे। यह सोचकर फूफा जी ने अपने क्वार्टर के लिए ऑफिस में अर्जी डाल दी थी। संभवतः अगले महीने तक उन्हें क्वार्टर मिल जाता और बुआ का अपने घर का सपना पूरा हो जाता। पर ऊपर वाला ना जाने किन रंगों में राजी था। होनी को शायद मंजूर ना था कि
बुआ अपने घर का सपना देखे। उस दिन फूफा जी फ्लाइट पर गए तो शाम को उनके विंग कमांडर तथा अन्य कुछ लोग उनका शव लेकर घर आए। उनका प्लेन क्रैश हो गया था। इस हादसे ने बुआ जी को तोड़कर रख दिया। भाई की 13वीं होते ही देवर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो उन पर घर खाली करने का दबाव डालने लगा। उसने एक बिल्डर के साथ बात कर ली थी कि यहाँ पर वो फ्लैट बना ले और उसे एक फ्लैट तथा 20 लाख रुपए दे दे। बिल्डर इस बात के लिए राजी हो गया था, इसलिए वो चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके एक घर खाली हो जाए। बुआ ने थोड़ी दौड़ धूप कर किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया और दोनों बच्चों के साथ वहां आ गई। अपने घर का सपना देखने वाली बुआ अब किराए के घर में आ गई थी। फूफा जी के दोस्तों ने भाग दौड़कर उनके भविष्य निधि के पैसे बुआ को दिलवाने में उनकी मदद की। अब बुआ के पास पैसे थे, पर अपना घर बनाने का सपना कहीं पीछे छूट गया था। समय गुजरता रहा। बुआ ने घर पर छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उनका बड़ा बेटा अमर अभी +2 में पढ़ रहा था और छोटा बेटा रमन अभी 10वीं में था। पिता की नौकरी अमर को मिल सकती थी। फूफा जी के दोस्तों ने उसी वक्त ऑफिस में उसे नौकरी देने की बात कर उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और पढ़ाई पूरी होते ही एयरफोर्स में नौकरी मिलने का आश्वासन भी दिया था। अमर ने +2 के बाद ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अभी उसने अपनी परीक्षा दी ही थी और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि उसके पापा के मित्र जो उनके साथ ही काम करते थे, उन्होंने उसे इंटर्नशिप के लिए ऑफिस ज्वाइन करवा दिया। रिजल्ट आते ही उसकी नौकरी भी पक्की करवा दी। फूफा जी के दोस्तों ने न सिर्फ उनके बेटे को नौकरी दिलवाई, वरन उनके पॉइंट मिलाकर एयरफोर्स का क्वार्टर भी दिलवा दिया। अब बुआ और उनके दोनों बेटे किराए का घर छोड़कर अपने क्वार्टर में आ गए। छोटा बेटा अभी कॉलेज में 2nd ईयर में पढ़ रहा था। अमर की नौकरी हुए अभी 2 साल ही हुए थे कि उसकी शादी के प्रस्ताव आने लगे। बुआ इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं करना चाहती थी, पर इतने अच्छे रिश्ते को इनकार भी नहीं कर सकी। सुजाता पढ़ी लिखी, सुंदर और अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। बुआ ने अमर से पूछा तो उसने हामी भर दी। बुआ ने अपने पति के दोस्तों की मदद से अमर की शादी बड़े सादे ढंग से संपन्न करवा दी। अब बुआ ने घर पर बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब अमर कमाने लगा था। छोटे बेटे रमन ने आगे और ना पढ़ने और कोई बिजनेस करने की इच्छा जाहिर की। बुआ ने फूफा जी के भविष्य निधि के पैसों से उसे फलों का बिजनेस शुरू करवा दिया। बाजार के ठीक बीचों बीच उन्हें दुकान भी बहुत कम पगड़ी के ही मिल गई थी। रमन ने अपनी मेहनत से बहुत जल्द ही अपना बिजनेस इतना बढ़ा लिया कि कानपुर के सफल व्यापारियों में उसकी गिनती होने लगी। बुआ दोनों बेटों की तरक्की देख अपने बीते दिनों को भूल गई। कहते हैं ना कि खुशी के दिन बहुत थोड़े होते हैं। बुआ ने अपने छोटे बेटे रमन की शादी कविता से करवाई और उसके आते ही कुछ दिनों बाद ही घर का माहौल बिगड़ने लगा। अपने पिता के पैसों का उसे बहुत घमंड था। उसने आते ही हर चीज में नफा नुकसान देखना शुरू कर दिया। घर के खर्च को लेकर दोनों बहुओं में खींचतान होने लगी। कविता ने अपनी माँ की सह पर रमन के कान भरने शुरू कर दिए कि वो अपना अलग घर ले ले। रमन के पास इतने पैसे तो थे कि वो अपने लिए एक फ्लैट खरीद सके। उसने 3 BHK फ्लैट खरीद लिया और अपनी पत्नी के साथ फ्लैट में चला गया। बुआ दोनों बेटों के बीच फंस कर रह गई। अचानक घड़ी पर नजर पड़ी तो देखा 12 बज गए थे। लंच का समय हो गया था और सारा काम टेबल पर बिखरा पड़ा था। बॉस को मैंने आते ही कहा था कि थोड़ा काम निपटा कर चली जाऊंगी, और अभी बॉस ने काम मांग लिया तो मैं क्या करूंगी। फिर बुआ के पास भी जाना है। तभी ख्याल आया कि अस्पताल में फोन करके बुआ का हाल चाल पूछ लूं। अस्पताल में फोन लगाया तो पता चला कि बुआ को अब तक होश नहीं आया था। शायद उन्हें 1-2 बोतलें खून की चढ़ानी पड़े। बदन में खून इतना कम था कि बेहोशी टूट ही नहीं रही थी। अस्पताल के ब्लड बैंक में फोन कर खून की 2 बोतलें मंगवाई
और बुआ को चढ़ाने के लिए कहकर मैं बॉस के केबिन में पहुंची और बुआ की हालत के बारे में बताकर हाफ डे लेकर 15 मिनट में अस्पताल पहुंच गई। बुआ को खून चढ़ रहा था, चेहरा बिल्कुल पीला जर्द सा था। स्टूल खींचकर उनके बेड के पास बैठ गई। बूंद बूंद खून बुआ की रगों में समा रहा था। अपना कतरा कतरा खून देकर बुआ ने दोनों बच्चों की परवरिश की थी, पर क्या वे बुआ के खून की कीमत समझ पाए थे? बड़े फूफा जी की 13वीं वाले दिन एकांत पाते ही मैंने बुआ से उनकी उदासी का कारण पूछा था। हमेशा मेरे साथ अपने सुख दुख बांटने वाली बुआ उस दिन कुछ कहने के बजाय फूट फूट कर रो पड़ी। रोते रोते बुआ ने जो बताया उसका सार ये था कि बुआ अब बेटों के लिए बोझ हो गई थी। एक दिन बुआ की चचेरी ननद अपने बच्चों के साथ उनके घर आई। पहली बार उनकी ननद अपने बेटे बहू को लेकर आई थी, अतः जाते वक्त उनके हाथ में कुछ देना जरूरी था। बुआ ने अपने बेटे से रुपए मांगे तो उसने एक कहकर इनकार कर दिया कि जिस बेटे को आपने बिजनेस शुरू करके दिया है, पापा के भविष्य निधि के सारे पैसे खर्च कर दिए, उसी से मांगिए। मैं नौकरी पेशा आदमी इतना फालतू खर्च नहीं कर सकता। वैसे भी आजकल लेने देने का रिवाज नहीं रहा, और ये काफी नहीं कि मैं आपको अपने घर में रखकर आपका खर्च उठा रहा हूँ, पर बेटे मैंने तुम्हें भी तो तुम्हारे पापा की नौकरी दिलवाई है। उन्हीं के दोस्तों की दौड़ धूप और उनके पॉइंट मिलाकर ही तो एक घर मिला है। नौकरी दी है तो कौन सा एहसान किया है? मेहनत तो मैं ही कर रहा हूं ना, और घर भी मेरी बदौलत है, ना कि पापा की बदौलत। बुआ इससे आगे और ना सुन सकी। ओहो, जिसे वे अपना घर समझ रही थी वो भी उनका नहीं था, अब तो वो उनके बड़े बेटे और बहू का था। बुआ ने अपना सामान उठाया और अपनी ननद से एक कहकर, जीजी मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप मुझे रमन के घर छोड़ दीजिए, बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। उन्होंने अपनी ननद को ये एहसास नहीं होने दिया कि वे अपने बेटे से गुस्सा होकर घर छोड़कर जा रही हैं, पर उनकी ननद ने उनके बड़े बेटे की बातें सुन ली थी और वे भी अनजान बनी रही, क्योंकि वे भाभी को और दुखी नहीं करना चाहती थी। बुआ की ननद और उनका बेटा बहू उन्हें रमन के घर छोड़कर और उन्हें अपने घर आने का न्योता देकर जल्द ही फिर मिलने की बात कहकर अपने घर चले गए। रमन घर पर नहीं था, वो अपनी दुकान पर गया था। कविता घर पर अकेली थी। अपनी सास को अचानक वहां आया देखकर वो सकपका गई। आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोली, माँ अचानक से कैसे आना हुआ? क्या भैया छोड़कर गए? वे अंदर क्यों नहीं आए? नहीं, अमर नहीं आया, मैं तुम्हारी रजनी बुआ और उनके बेटे बहू के साथ आई हूँ। वे इसी रास्ते से जाने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए थे तुम लोगों से मिले हुए, तो चलो इसी बहाने तुम लोगों से मिलाती हूँ। कविता ने पहले तो उनका स्वागत हंसकर किया, पर जब उनका सूटकेस देखा और पता चला कि भैया से गुस्सा होकर आई है, तो उसके भी तेवर बदल गए। पर बड़ी मिठास से बोली, माँ ये भी आपका ही घर है, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं, पर भैया जी को आपसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। उन्हें कविता की बातें सुनकर दिल को सुकून मिला। लगा कि अभी इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि उन्हें दूसरों का मोहताज बनकर रहना पड़े। कविता ने उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनका सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया और आराम करने को कहकर अपनी मम्मी को फोन पर सारी राम कहानी सुना दी। रात को रमन काम से वापस आया तो माँ को देखकर हैरान हो गया। माँ कैसे आई आप? आपने मुझे फोन कर दिया होता तो मैं आपको लेने के लिए आ जाता। अब तो आ गई हूँ, अब यही रहूंगी तुम्हारे पास, उन्होंने रमन को जवाब दिया। रात को सबने एक साथ बैठकर खाना खाया, फिर वे सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। रमन उन्हें रजाई उड़ाकर आराम से सोने के लिए कहकर अपने कमरे में आ गया। वे सोने ही जा रही थी कि अचानक उन्हें याद आया कि बहू उनके पास पानी रखना तो भूल ही गई। वे रसोई से पानी की बोतल और गिलास लेकर आ रही थी कि अचानक बेटे बहू की बातें सुनकर उनके कान खड़े हो गए। कविता रमन से कह रही थी, अब माँ के चलते हमें
कहीं आने जाने में बंदिश हो जाएगी। ना हम किसी के घर जा सकते हैं और ना ही किसी को अपने घर पर बुला सकते हैं। उनका मन हुआ कि अभी अंदर जाकर उनसे कहे कि मेरे रहते तुम्हें कोई बंदिश नहीं होगी, तुम लोग जहां जाना चाहो, जिसे बुलाना चाहो बुला सकते हो। पर वे ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि ऐसे में उन पर ही बात आती कि वे चोरों की तरह खड़ी होकर उनकी बातें क्यों सुन रही थी। धीरे बोलो, कहीं माँ सुन लेगी तो उन्हें दुख होगा, रमन ने आहिस्ते से कहा। पर उन्हें रात के सन्नाटे में वे बातें बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी। कविता ने आगे जो कहा उसे सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। हमारा फ्लैट है ही कितना बड़ा जो एक अतिरिक्त व्यक्ति को यहाँ रखे। एक कमरा हमारा है, एक ड्राइंग कम डाइनिंग और एक कमरा अतिथियों का। अगर अतिथि की तरह रहना हो तो वो कमरा दिया जा सकता है। अगर यहीं जमने का इरादा है तो हो गई छुट्टी। अगले हफ्ते मेरी मम्मी भी आने वाली हैं, उनके आने तक माँ चली जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा अब सो जाओ, कल सुबह उठकर मैं माँ से बात करता हूँ, पूछता हूँ उनका कब तक यहाँ रहने का इरादा है। रमन ने कविता को चुप कराते हुए कहा। वे इसके आगे नहीं सुन पाई और अपने बिस्तर पर लेटकर घंटों रोती रही और सोचती रही कि उनकी परवरिश में क्या कमी रह गई थी। सुबह उठी, नहा धोकर नाश्ता किया और रमन से बोली, बेटा दुकान जाते हुए मुझे अपनी बड़ी मौसी के घर छोड़ देना। कल ही तो आई हैं और आज जाने की तैयारी भी कर ली। क्या हुआ है आपको? रमन ने माँ से पूछा। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने का मन कर रहा है। वैसे भी बहुत दिन हो गए बड़ी दीदी और जीजा जी से मिले हुए, सो उनसे मिलने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन बाद मौसी के घर छोड़ दूंगा, अभी आप यहाँ रहिए। किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? उनका मन हुआ कि कहे। बेटा किसी ने क्या, खुद उनके अपने बेटे ने। पहले तो बीबी के कहने पर उनसे किनारा कर लिया और अब चाहता है कि वो मेहमानों की तरह सिर्फ कुछ दिन उनके पास रहे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अभी इसी वक्त मुझे जाना है। पता नहीं तुम्हारे मौसा जी की हालत कैसी है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो बाद में जाकर क्या करूंगी। उसके बाद रमन ने उन पर और जोर नहीं डाला कि वे यहाँ रुके। वो अपनी गाड़ी से उन्हें उनकी बड़ी बहन के घर छोड़ आया। माँ कब तक तुम्हें यहाँ रहना है, कब आऊं मैं तुम्हें लेने के लिए? कुछ भी नहीं पूछा और जरा जल्दी है कहकर चला गया। पिछले 1 महीने से वे दीदी के पास ही थी। उन्हें तसल्ली थी कि वे जीजा जी से मिल पाई। हालांकि वे उन सबको छोड़कर चले गए, पर एक बात का सुकून था कि वे दीदी की मुसीबत के वक्त उनके साथ थी। बड़े फूफा जी की 13वीं में ही बुआ से मिलकर ये सारी बातें जान पाई थी। मैं अपनी सहेलियों जैसी छुटकी बुआ की ऐसी हालत देखकर मैंने उन्हें आश्वासन दिया था, बुआ तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ ही रहोगी। बुआ के चेहरे पर उस उदास माहौल में भी मुस्कुराहट की हल्की सी रेखा दौड़ गई। मेरी और बुआ की बहुत बनती थी, इसलिए वे मेरे साथ रहने को राजी हो गई। उस दिन फूफा जी की 13वीं पर हम सब करीब 10 लोग एक सूमो गाड़ी बुक करके गए थे। एक और आदमी की गाड़ी में जगह न होने के कारण मैं उस दिन बुआ को अपने साथ ला नहीं पाई थी और उन्हें अपना पता देकर खुद गाड़ी पकड़कर आने के लिए कह दिया था। रास्ते भर मुझे बुआ के साथ उनके अपने ही बेटे बहुओं के व्यवहार के बारे में सोचकर बड़ा खराब लगा था। बाद में कार्य की व्यस्तता की वजह से मैं बुआ की बात भूल ही गई थी। तो क्या बुआ मेरे पास आ रही थी? उन्होंने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अचानक बुआ के कराहने की आवाज सुनकर मैं अतीत की यादों से निकलकर वर्तमान में आई। बुआ को होश आ रहा था, पर आंखें अभी बोझिल ही थी। मैंने बुआ के सिर पर हाथ फेरा, उन्हें तसल्ली दी। बुआ मैं सविता, तुम मेरे पास हो, बिल्कुल ठीक हो। मैंने इन्हें फोन कर दिया है, ये अभी आते ही होंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम सब जल्दी घर चलेंगे। थोड़ी देर बाद ये आए। अभी बुआ को पूरी तरह से होश नहीं आया था। 1 बोतल खून चढ़ चुका था, शायद 1 बोतल खून और चढ़ाना पड़े। ऐसे में बुआ को अकेले नहीं छोड़ सकती थी, सो मैंने इन्हें घर भेज दिया
और बच्चों को खाना खिलाने और उनका होमवर्क करवाने के बारे में समझा दिया और खुद बुआ के पास वहीं बैठी रही। बैठे बैठे थक गई थी, कमर मानो अकड़ सी गई थी, आंखें भी नींद से बोझिल हो रही थी। उठकर थोड़ा टहलने लगी। टहलते टहलते मन भी इधर उधर भटकने लगा। तो क्या बुआ सचमुच मेरे पास रहेंगी? मेरे पति जरा एकांत प्रिय हैं, उन्हें ज्यादा किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं। ऐसे में बुआ का हमारे घर पर रहना क्या इन्हें अच्छा लगेगा? क्या ये बुआ की उपस्थिति अपने घर पर स्वीकार कर पाएंगे? मैंने इस विषय पर इनसे बात तो की नहीं थी और भावुकता में आकर बुआ को अपने घर पर रहने का न्योता दे बैठी। वे मेरी प्यारी छुटकी बुआ हैं, मेरी सहेलियों जैसी बुआ, पर बच्चों की बुआ तो नहीं। बच्चे तो उन्हें जानते ही नहीं। आजकल तो बच्चों को अपने अलग कमरे चाहिए, उन्हें अपना कमरा किसी और के साथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अपने 2 कमरों वाले फ्लैट में बुआ को कहाँ रखूंगी? ड्राइंग रूम में दीवान पर सुलाना भी ठीक नहीं, बिल्कुल अस्थायी सा प्रबंध लगेगा। फिर आने जाने वालों की भी मुश्किल हो जाएगी। बुआ के कारण कहीं मेरा घर ना बिखर जाए तो फिर क्या करूं? बुआ को ऐसे छोड़ भी नहीं सकती। अपने ही विचारों पर ग्लानि हो रही थी कि हम कितने स्वार्थी हैं। अपने आराम एवं अपनी दुनिया के आगे हम कुछ देख और सुन ही नहीं पाते। दिमाग इस कसमकस में इतना उलझ गया कि दर्द से फटने लगा। बाहर रिसेप्शन पर गई और नर्स से सिर दर्द की एक टैबलेट लेकर खाई और अस्पताल की कैंटीन से चाय खरीद कर पी। अचानक ख्याल आया कि बुआ के दोनों बेटों को फोन करके अस्पताल में बुला लेती हूँ। माँ को इस हालत में देखेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। हो सकता है उन्हें अपने व्यवहार पर पछतावा हो। कुछ तो शर्म आएगी उन्हें अपने व्यवहार पर। शायद वे लोक लाज के कारण बुआ को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार भी हो जाए। इससे मेरा भी मान रह जाएगा और बुआ जी की भी अपने बेटों से नाराजगी दूर हो जाएगी। इस विचार से मुझे थोड़ी राहत मिली। घड़ी में देखा तो रात के 12 बज रहे थे। इतनी रात को फोन करके उन्हें परेशान करना मुझे ठीक नहीं लगा। सुबह होते ही फोन करके उन्हें इत्तला कर दूंगी। ऐसा सोच मैं निश्चिंत होकर पास ही पड़े सोफे पर सो गई। रात के करीब 3 बज रहे थे। नर्स ने आकर मुझे झिझोड़ा। मैं हड़बड़ाकर उठी तो देखा कि 2 डॉक्टर बुआ के पास खड़े थे। एक उनकी नब्ज देख रहा था और एक उनकी धड़कन की जांच कर रहा था और नर्स उनकी खून की बोतल उतारने की तैयारी कर रही थी। शायद बुआ को सोए सोए में साइलेंट अटैक आया था। नर्स ने उन्हें सिर से पैर तक सफेद चादर से ढक दिया था। कितनी निश्चिंत लग रही थी बुआ, बिल्कुल शांत एवं निर्विकार भाव से लेटी हुई, मानो बार बार घर बदलने के झंझट से मुक्त होकर सदा के लिए अपने घर पहुंचकर बड़े इत्मीनान से सो रही हो। आज बुआ को अपना घर मिल चुका था। अब यहाँ से कोई भी उन्हें निकाल नहीं सकता था। इस घर में ना तो वे मेहमान थी और ना ही किराएदार और ना ही किसी की मोहताज। एक छोटकी बुआ का अपना घर था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।